फैला था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक योर टाइम। ये बाकी सारे लोग कर क्या रहे हैं, आर थे मतलब सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर इन एडवांस? हम ही लोग हैं जो पीछे हैं। आई डोंट गेट इट, पिछले 2-3 क्लासेस से वाई ये 12, 13, 14, 15 आखिर कर क्या रहे हैं लोग घर में? या फिर इनको लग रहा है बस बोर्ड तो एक ही होना था, वो तो हो गया, अब तो होगा नहीं, तो अब क्या करूं पढ़कर। चलो ये कर लिया है सबने, पॉलिटिकल पार्टीज के मैंने 7 फंक्शंस लिखने दिए थे, हो गए। यस मैम। नेसेसिटी भी हो गई है पॉलिटिकल पार्टीज की। अब हमें पढ़ना है हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, करेक्ट? यस मैम। ओके, सो just a minute, let the other join. या सो देयर इज दिस वन मोर क्वेश्चन जो आता है इस चैप्टर से, जो हम आज करने वाले हैं। एक क्वेश्चन तो ये होता है लॉन्ग में कि पॉलिटिकल पार्टीज में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनके फंक्शंस हैं, ब्ला ब्ला, वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों है ये भी हम कर चुके हैं। हमें क्यों जरूरत है और उनके क्या फंक्शन है, इवेंचुअली ये एक ही क्वेश्चन है। और इसके वो 7 पॉइंट्स हैं, 6-7 पॉइंट्स जो मैंने लिखने के लिए दिए भी थे, आई होप लिख लिए होंगे सबने। जिन्होंने नहीं लिखे हैं तो वो नंबर के साथ पीछे ही दिए हुए हैं, आई होप आपने कर लेना। ये 7 पॉइंट्स हैं, एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर, बोल्ड में लिखे हुए हैं, तो इनको नोट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हम करने वाले हैं पार्टी सिस्टम, यानी कितनी पार्टीज होनी चाहिए, किस कंट्री में क्या है, सिंगल पार्टी, मल्टी पार्टी, टू पार्टी, ये देखने वाले हैं क्या होता है। ओके, सो दिस इज वन मोर क्वेश्चन जिसमें कि सिंगल पार्टी मल्टी पार्टी क्यों जरूरी है, क्या नहीं, क्या एग्जांपल्स हैं, इस तरह का क्वेश्चन आता है। या फिर सिंपल क्वेश्चन आता है कि पार्टी सिस्टम कितने तरह की हो सकती है, वो भी। तो एक ही क्वेश्चन है कुल मिलाकर के इसमें। और इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, करेक्ट बात है। डेमोक्रेसी में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। इस सेंस में देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ईच कंट्री। तो एज अ रिजल्ट, क्योंकि सिंस एनी वन कैन मेक अ पार्टी, इट्स अप टू योर विल, सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर ईदर इनरोल्ड और फॉलोइंग अ पर्टिकुलर पार्टी, और या वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। सो बेसिकली देयर आर मोर देन 750 पार्टीज are registered with the election commission of India, and we tend to know name of at least at most 4, 5, 6, इतने तो पता ही होते हैं, इतने पता है हमको, तो ज्यादा से ज्यादा 10-12 पता होंगे, बट हमें लगता नहीं है। लेकिन बहुत सारी पार्टीज हैं, 750 तो रजिस्टर्ड पार्टी है इंडिया में, अब तो इससे ज्यादा ही होंगे इनफैक्ट। बट नॉट ऑल दीज पार्टीज आर सीरियस कंटेंडर्स इन द इलेक्शंस। इतने सारे रजिस्ट्रेशन आते हैं, बट एक पार्टी को नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी बनाने के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन काफी नहीं है, आपको पोल में भी परफॉर्म करना होता है। तो एज अ रिजल्ट सीरियस कंटेंडर्स कम ही है इलेक्शन में। यूजुअली ओनली अ हैंडफुल ऑफ पार्टीज आर इफेक्टिवली इन द रेस टू विन इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। तो बहुत कम पार्टीज हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पर बेसिकली, अगर बात करें तो केवल बीजेपी और कांग्रेस दो ही ऐसी पार्टी है इंडिया में जो पैन इंडिया लेवल पर एक्टिव है। और बाकी सारी पार्टी इधर स्टेट पार्टी है, जैसे वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस, AIDMK, DMK या शामगन परिषद, और अकाली दल पंजाब में, एट द सेम टाइम यूपी में सपा बसपा, है ना। तो ये जो पार्टीज हैं ये लोकल लेवल पे रीजनल ज्यादा एक्टिव है इंडिया में, यानी रीजनल पार्टीज की, स्टेट पार्टी जिन्हें बोलते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस भी काफी है। एंड एट टाइम्स वी सी कि स्टेट पार्टीज स्टेट तक रहती हैं एंड दे ट्राई टू कम टू गवर्नमेंट। उनका बहुत मन है कि हम भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मायावती या मुलायम सिंह, सपा बसपा अपने अपने टाइम पे देवर ऑल
एमिंग टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, तो वो लोग का रोल रहता है, उनका मन रहता है कि हम रीजनल पार्टी है बट हम पैन इंडिया लेवल पर काम करें। तो ये कभी उतना इफेक्टिवली वर्क नहीं करता है इंडियन सिनेरियो में कि कोई रीजनल पार्टी कम ही है हुई है आज तक ऐसी जो रीजनल हो और अचानक से ऑल इंडिया लेवल पर आई हो। इस वजह से कोलिजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट, सिंस वन पर्सन इज नॉट एबल टू मेक द स्टेबल गवर्नमेंट, यानी वन पार्टी का एक्सेप्टेंस कम है इंडिया में एक दो पार्टी को छोड़ करके, तो बहुत बार क्या होता है कि क्लियर चॉइस नहीं होने की वजह से सारे सारे रीजनल पार्टीज को अपने अपने स्टेट में ही मिल जाते हैं वोट सेंट्रल के, समझ गए। हर एक स्टेट में दो तरह की सीट्स होती है, एक लोकसभा की, राज्यसभा की। राज्यसभा की सीट तो स्टेट इलेक्शन में काम आती, मतलब सॉरी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट होती है, एक विधायक और सांसद बोलते हैं जिसको, तो विधायक तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट गवर्नमेंट वाले तो जिस स्टेट में जो पार्टी पावर में है, जैसे यूपी में सपा बसपा भी इक्वली पावरफुल है जितने बीजेपी, बिकॉज ये तीनों मेजर है, तो इनमें से कोई भी इलेक्शन जीत सकता है, सब तीनों के लोग एमएलए ही बनेंगे। स्टेट में तो स्टेट लेवल की पार्टी होती है, लेकिन जब सेंटर में जाते हैं तो क्या हो जाता है, सिंस ये सारी पार्टी, बीजेपी तो पैन इंडिया है तो इसके एमपीज कंपैरेटिवली ज्यादा आते हैं, तो इसके चांसेस है वन गवर्नमेंट बनाने के। बट बहुत सारी बार ऐसा भी होता है कि बीजेपी के भी पूरे नहीं आए, और जो रीजनल पार्टीज थी सपा बसपा, इन लोगों को भी एमपी की सीट मिल गई सेंटर इलेक्शन में, लेकिन इनकी इतनी सीट कभी नहीं आती कि इनको पूरे इंडिया से मिले, लेकिन अपने स्टेट से मिल जाती है। तो जो भी स्टेट की फेमस पार्टी होती है उसको स्टेट इलेक्शन में भी सीट मिल जाती है, सेंटर इलेक्शन में भी सीट मिल जाती है, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि बट जाती है सीट। तो बहुत बार हमें कोलिजन गवर्नमेंट भी देखने को मिलता है। तो इसी वजह से ये एक आ, ये एक पॉइंट है ये बात समझाने का कि क्यों कोलिजन गवर्नमेंट में रीजनल पार्टीज का रोल है, क्योंकि आगे इस तरह का एक पॉइंट, एक क्वेश्चन आएगा कि रीजनल पार्टीज कितना इम्पैक्ट कर सकती है। अब सुनने में तो काउंटर इंट्यूटिव लगता है कि रीजनल पार्टी तो स्टेट में ही होती है, तो उसको ऑल ओवर इंडिया के पॉलिटिक्स में तो क्या रोल प्ले कर पाएगी, बट ऐसा है नहीं। जो रीजनल पार्टीज है वो ये बात सही है, जैसे ममता बनर्जी है वो हमेशा बंगाल का इलेक्शन जीतती है, अभी तक वो उनकी पार्टी इतने पैन इंडिया लेवल पर एक्टिव नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी या बीजेपी की पार्टी को टक्कर दे सके। बट जब इलेक्शन होंगे सेंटर के तो तृणमूल कांग्रेस के जो ये सेंटर वाले एमपी वाले जब इलेक्शन होंगे तो उनके उधर वाले लोग भी जीत जाते हैं। तो फिर वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम भी पावर इक्वेशन में बने रहें, और अलायंस बनाना पड़ता है। तो इसीलिए अभी तक आप देख रहे होंगे तो पिछले दो इलेक्शंस में ही बीजेपी को मेजोरिटी मिली है, बट उसके पहले कांग्रेस पावर में थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, बट वो अलायंस में थे, वो क्लियर विनर नहीं थे। और उसके पहले भी अटल जी की सरकार थी तो वो भी अगेन अलायंस में थे, क्लियर विनर नहीं थे। ठीक है, ये पता नहीं होगा, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अलायंस का बहुत बड़ा रोल है पॉलिटिक्स में, क्योंकि जो स्टेट पार्टीज एक्टिव होती हैं वो इतनी फेमस हो जाती है कि फिर बहुत बार कोलिजन बन जाती है, क्योंकि वो बोलती है कि सेंटर में हमें तो हमारी सीट तो कम से कम हमें ही मिलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक्सेप्टेंस है कि इंडिया में बस यही दो पार्टी चलेंगी, रीजनल पार्टीज का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ये दिमाग में अपने पॉइंट रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं तो भी स्टेट गवर्नमेंट की पार्टीज के पास काफी कुछ कार्ड्स होते हैं खेलने के लिए। वो बोलते हैं कि हमारी इतनी सीट अगर आ गए तो फिर हमें भी सरकार में दो या हमें भी अलायंस में ले लो, इस तरह से। तो इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। इंडिया में क्लियरली ये मल्टी पार्टी, अब तक तो समझ ही गए होंगे। यानी इंडिया में हमारा जो सिस्टम है मल्टी पार्टी क्यों है, क्योंकि नॉट वन नॉट टू पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द गवर्नमेंट और मेकिंग द पॉलिटिकल सिनेरियो। हमारे यहाँ बहुत सारी पार्टीज हैं जो यही काम कर रही हैं, लगातार कोलिजन्स में गवर्नमेंट बनती है, इसलिए टिपिकली इंडिया इज हैविंग अ मल्टी पार्टी सिस्टम। ये मेरा ओनली पॉइंट था इस पूरे डिस्कशन का कि एक या दो पार्टी नहीं है, वरना लोगों को ये लगेगा कि इंडिया में तो बस बीजेपी और कांग्रेस ही है और तो कुछ आता नहीं है सेंटर पे, ऐसा है नहीं। इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन गवर्नमेंट। कुछ कंट्रीज में क्या होता है केवल एक ही पार्टी होती है, जैसे रशिया में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और इन लोगों को हम टिपिकली वन पार्टी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे स्टोरी। ठीक है, नाइन्थ में हमने नोट किया था कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, वो उसी को अलाउ किया जाता है, चैप्टर नंबर 1 में था ये, अगर किसी को रिमेम्बर कोई याद है किसी को। तो चाइना में देयर इज ओनली वन पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी, वही अलाउ, उसी को अलाउ है रूल करना।
although legally speaking people are free to form political parties but it does not happen that way. अगर लॉ की बात करें तो चाइना भी अपने आप को डेमोक्रेसी बोलता है, तो अलाउड तो वहां भी है कि आप लोग अपनी पार्टी बना सकते हैं, बट प्रैक्टिकली जिस तरह उनका इलेक्टोरल सिस्टम काम करता है कि फेवरेटिज्म करता है कि उस पर्टिकुलर पार्टी के बंदों को खड़े रहने के लिए प्रिविलेज मिलता है, और उस तरह का परमिशन वहां पे नहीं है लोगों को फ्री कंपटीशन करने का पावर के लिए, फेवर किया जाता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को गवर्नमेंट के द्वारा, और उन्हीं के कैंडिडेट्स के बीच में चुनना होता है गवर्नमेंट। तो अगर मैं बोलूं कि ठीक है तुम्हारे को आजादी है, लेकिन आजादी ये है कि तुम या तो मुझे चुन सकते हो, बस यही आजादी है। तो ये कोई चॉइस हुई, हम आपको चॉइस दे रहे हैं लेकिन ऑल्टरनेटिव नहीं दे रहे, तो कोई मतलब है चॉइस का? बताओ। नो मैम। फॉर एग्जाम्पल आई से कि तुम्हारा जो खाने का मन है अनिल तुम वो खाओ, बट मेरे पास तो घर में केवल दाल ही है। So choice is given but the मतलब the decision is given but the choice itself is not given। तो इसीलिए theoretically तो है but on paper वो केवल एक ही पार्टी सिस्टम उसको बोलेंगे। Any democratic system must allow at least two parties। अब आगे थोड़ी कायदे की बात बोली गई है, यानी जो वन पार्टी सिस्टम है वो तो क्लियर फेवरेटिज्म का या पॉलिटिकल इम्बैलेंस को दिखाता है कि ये तो एक चॉइस ही नहीं गिवन है, तो एक तरह से इस तरह की गवर्नमेंट को हम नहीं कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन्ड है, यहाँ पर वन पार्टी सिस्टम है। लेकिन कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री होगी कम से कम दो पार्टी वहां होनी चाहिए कॉम्पीट करने के लिए इलेक्शन में, सो दैट एक फेयर चांस मिले दोनों ही कॉम्पीटिंग पार्टीज को पावर में आने का, और लोगों को कम से कम एक तो ऑल्टरनेटिव मिले। ठीक है, कुछ कंट्री में जो, और इसी थ्योरी के बेसिस पर कुछ कंट्रीज हैं जहां पर पावर यूजुअली दो पार्टीज के बीच में डिवाइडेड है। ठीक है, कुछ और पार्टी भी वहां एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन केवल दो मेन पार्टी हैं जिनके सीरियस चांसेस होते हैं जीतने के टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। इस तरह के जो सिस्टम है उसको हम टू पार्टी सिस्टम बोलते हैं। यूएसए है और यूके है। ठीक है, इनको हम टू पार्टी सिस्टम बोलते हैं। तो आप टू पार्टी सिस्टम क्या बोलोगे? ऐसी कंट्रीज जहां पर दो पार्टी मेजोरिटी चांसेस जीतने के दो पार्टी के होते हैं, यानी फेयर दिखता है कि कंपटीशन दो पार्टी के बीच में चल रहा है। हो सकता है कि छोटी मोटी थोड़ी बहुत और पार्टीज हो, बट क्लियरली इट इज विजिबल के चांसेस दो पार्टी के हैं, तो इस तरह हम इनको टू पार्टी सिस्टम बोलते हैं। If several parties compete for power and more than two parties have a reasonable chance of coming to power, neither on their own strength or an alliance in others, we call it multi party system। समझ गए? अपना केस तो क्लियर कट केस है। हमारा मल्टी पार्टी क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ दो पार्टी नहीं है, कई सारी पार्टीज हैं, और कोलिजन से गवर्नमेंट बन के कोई भी पार्टी आ सकती है पावर में। करेक्ट, बीजेपी आ सकती है, कांग्रेस आ सकती है, अब कल को ये जिसको ये लोग टुकड़े टुकड़े दल बोलते थे, एआईडीएमके मिल जाए, सपा बसपा और ये सारे जितने भी रीजनल पार्टीज है ये मिलके थर्ड फ्रंट खड़ा कर ले और फिर आ जाए पावर में। तो इस तरह हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है। सिमिलरली स्टेट लेवल पर देखा जाए तो यूपी में तीन ऑप्शन है, बसपा सपा तीन क्या चार हो गया। तो बसपा को अगर जानता भी मान लो मायावती की पार्टी, तब भी समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव की पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस प्लस एआईडीएमके है, तो बहुत सारी बट तीन तो दिखती है स्टेट लेवल पर। तो इसी तरह हर जगह हर एक स्टेट में दो पार्टी कॉमन है, एक है कांग्रेस और दूसरी है बीजेपी, और तीसरी वहां की रीजनल पार्टी होती है। सेम चीज वेस्ट बंगाल में भी है। ठीक है, सो यू कैन सी के हमारे यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम क्लियरली काम करता है। कोई ये नहीं सोचेगा कि बीजेपी और ये दो ही है, कांग्रेस दो मेन पार्टी तो इसीलिए टू पार्टी नहीं, ये दो मेन पार्टी नहीं है, दे ऑलवेज कम इन अलायंस। और जब भी मोर देन टू पार्टीज हैं जो एक्टिवली परफॉर्म कर रही हैं, अलायंस बना के ही भले कर रही हूँ, इम्पैक्ट कर रही हैं, और इट इज नॉट ओनली अबाउट दी सेंटर के इलेक्शन, स्टेट के इलेक्शन को भी देखें तो भी वी सी के बहुत सारी पार्टीज है जिनके पावर में आने के चांसेस हैं। और हम ये भी क्लियरली नहीं डिनाई कर सकते कि इंडिया में केवल यही दो पार्टी हैं, जैसे कांग्रेस इज ऑन द वर्ज ऑफ फ्रेगमेंटेशन, हो सकता है कल को आम आदमी पार्टी भी बन जाए सेंट्रल लेवल पर, तो चांसेस तो थर्ड पार्टी की भी है। तो वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, सो नाउ राइट इट डाउन समवेयर या ऑन दी नोट्स। अगर आपका सेकंड क्वेश्चन है, पार्टी सिस्टम लिखो और उसमें एग्जांपल लिखते चलो उन चीजों के। पार्टी सिस्टम ऐसे बनाओ एंड देन उसको इधर लिखो, सिंगल पार्टी, टू पार्टी, मल्टी पार्टी। सिंगल पार्टी सिस्टम आप थ्योरी खुद से लिख लोगे, एग्जाम्पल में लिख लो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ठीक है, और लिख लो दिस सिस्टम डज नॉट परमिट फ्री कंपटीशन फॉर पावर।
ये जो सिस्टम है सिंगल पार्टी, दिस सिस्टम डज नॉट परमिट, ये परमिशन ही नहीं देता है, क्या नहीं देता है, दिस सिस्टम डज नॉट परमिट फ्री कंपटीशन फॉर पावर। मैम 3 वो बनाने हैं ना सेगमेंट। 3 सेगमेंट बनाने हैं, पहले में ये लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। दूसरे में 2 पार्टी सिस्टम, पहले इतना लिख लो फिर आगे बोलो। मैम फ्री कंपटीशन फॉर के आगे क्या लिखा है? पावर, पावर। तो दिस सिस्टम यानी सिंगल पार्टी सिस्टम, दिस सिस्टम डज नॉट परमिट फ्री कंपटीशन फॉर पावर, एग्जाम्पल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। मैम लिख लिया। दूसरा है 2 पार्टी सिस्टम, इसमें लिखो, in this system power usually changes between 2 main parties, so in this system power usually changes between 2 main parties, example USA and UK. एग्जाम्पल है यूके एंड यूके, यूके एंड यूएसए. So in this मैम system, लिख लिया। power usually changes between 2 main parties. Example US and UK. UK. Third है multi party system. In this system, more than 2 parties have a fair chance of coming to power. In this system, more than 2 parties have a fair chance of coming to power, either on their own और इन अलायंस, या तो वो खुद से भी आ सकते हैं या हो सकता है किसी अलायंस के थ्रू आए, बट मोर देन 2 पार्टीज हैव अ फेयर चांस ऑफ कमिंग टू पावर ईदर इन अलायंस और ऑन देयर ओन, वी कॉल इट मल्टी पार्टी सिस्टम. मैम लिख लिया। ठीक है. एग्जाम्पल इंडिया आपको पता ही है. अगर इंडिया में डिटेल में पूछा जाए क्यों है, तो 2004 में जब इलेक्शन हुए थे, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, द एनडीए यूपीए, एनडीए इज अलायंस ऑफ बीजेपी, यूपीए इज अलायंस ऑफ कांग्रेस, और कांग्रेस के अलायंस को हम यूपीए बोलते हैं, बीजेपी के अलायंस को हम एनडीए बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. मतलब ये अलायंस का नाम है इनके, इसमें बीजेपी मेजर पार्टी है, यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इसमें कांग्रेस मेजर पार्टी है. और फिर एक है लेफ्ट फ्रंट, सबको ही पता है लेफ्ट फ्रंट कौन है, पता है ना लेफ्ट फ्रंट, सीपीआई, सीपीआई है. तो इन्होंने भी, इनका भी पहले मेन फ्रंट होता था इंडिया में, अब तो इनकी काफी वोट परसेंटेज गिर गई है सीपीआई की, बट जब आजादी के बाद में दिस फ्रंट यूज टू बी थर्ड मेन फ्रंट, जिनके चांसेस होते थे, कंपटीशन के तो टफ होते थे, जीत तो कांग्रेस जाती थी. तो मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपियर्स वेरी मेसी. तो होता क्या है कि हमें पता ही है कि मल्टी पार्टी सिस्टम तो हमने खुद ही स्वयं इसको भोग चुके हैं, तो वी नो इट ऑल. जैसे कि इट लीड्स टू मेसी, it becomes a lot of, there is a lot of confusion. अगर आप टीवी वगैरह या न्यूज चैनल इफ यू फॉलो, टीवी तो आई डोंट रिकमेंड, किसी को देखना ही नहीं चाहिए इस जनरेशन में, हमारे में भी नहीं देखना चाहिए, उसके पहले भी नहीं देखना चाहिए. a lot of unnecessary shit is there. अगर कोई डेली सोप ओपरा ये सब देखता है तो प्लीज गेट इट आउट ऑफ योर हेड, बकवास दिखाते हैं बहुत ही. लेकिन इफ यू फॉलो अ डिस्कवरी न्यूज और कोई भी ढंग का एंटरटेनमेंट ऑन नेटफ्लिक्स, एनी वेब सीरीज इफ यू वॉच, साइंस फिक्शन देखो, वही अच्छा रहेगा. एनीवे,
तो अगर कोई मल्टी पार्टी सिस्टम आप देखते हो, कोई भी न्यूज चैनल, कोई भी डॉक्यूमेंट्री इफ यू फॉलो, तो वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और मैसी दिखता है कि नहीं दिखता है? ओवैसी जी भी बोल रहे हैं, संबित पात्रा भी बोल रहे हैं, दंगल हो रही है, रैंडम लोग बोल रहे हैं, और कभी कभी दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि आखिर इतने सारे लोग कैसे चलाएंगे, मतलब एक कोई क्लियर होना चाहिए, कभी लगता नहीं है? कोई भी कुछ भी कर रहा है इंडिया में, कोई एक क्लियर इंसान हो जो एक चीज करे, प्लानिंग से चले। तो यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोग प्रेफर करते हैं वन पर्सनालिटी अप्रोच को। यहाँ पर एक लीडर मिल जाता तो फिर चिपक के उसके पीछे ही चल देते हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि फिर लोगों को अल्टीमेटली एक होप दिखने लगती है कि ये एक इंसान है जिसको क्लियर मेजोरिटी देंगे तो अब ये कुछ काम करेगा। और यही रीजन है कि एनडीए हैज बीन गिवन क्लियर मेजोरिटी पिछले 10 सालों में, क्योंकि ये खिचड़ी बन जाती है। यहाँ पर इतनी सारी पार्टीज हैं कि अगर सबको थोड़ा थोड़ा वोट मिल जाए, जो कि अभी तक होते आया है पिछले 10 सालों से पहले, कि लोग अपने अपने कास्ट को वोट जाकर दे आते थे, एमपी वाला को, एमएलए वाला तो दे ही आते थे, यानी स्टेट इलेक्शन में तो जिता ही देते थे उस पार्टी को, सेंटर इलेक्शन में जानते हुए भी कि ये पार्टी केवल यूपी में ही है, यूपी के बाहर इस पार्टी का कोई अस्तित्व भी नहीं है, लोग यूपी वाली पार्टी को दे देते थे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के वाले एमपी वाले जो वोट होते थे। तो उससे उसके एमपी, यूपी के वोट मिल गए। यूपी में 80 सीटें, लोकसभा की सीटें होती है 545। अभी अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड है, आसाम के पास, त्रिपुरा के पास 2 है, गोवा के पास 2 है, यूपी के पास 80 है। तो यूपी क्या है, यूपी के पास 545 में से 80 सीट्स है। अब यूपी में समाजवादी पार्टी बहुत रूल करती है, यानी समाजवादी पार्टी बीजेपी से ज्यादा लंबे टाइम, ऑलमोस्ट समाजवादी पार्टी ने यूपी में रूल किया है, बीजेपी तो पिछले बार इलेक्शन में जीती है। तो अब होता क्या है कि समाजवादी पार्टी 80 सीट तो उनको पता है कि 80 में से अगर मेरे को 70 मिल गई तो ये 545 में से मुझे 70 सीट तो मेरे पास है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि समाजवादी पार्टी को यूपी के बाहर कोई जानता नहीं है, तो 70 सीट लिख करके ले करके ये हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में ये कहीं और इनको वोट नहीं मिले, यानी कहीं और किसी और स्टेट में ये पार्टी है नहीं, ये तो स्टेट पार्टी है। स्टेट पार्टी होकर के भी सेंट्रल इलेक्शन में खड़े हैं और वहां की 70 सीट मार के अपने पास रख लिए, और 545 में क्लियर मेजोरिटी के लिए चाहिए होंगी लगभग लगभग 280 सीट्स, करेक्ट, 280 चाहिए होंगी क्लियर मेजोरिटी के लिए। अब 280 में अगर दो ऐसी पार्टी हो गई जिनको 100 मिल गए, तो ये तो 70-80 लिए बैठे अपने पास में, तो ये तो तुरंत ट्रेड करने लग जाएंगे कि नहीं हमारे पास में, हमको भी इंक्लूड कर लो अपनी गवर्नमेंट में। समझ गए कैलकुलेशन में क्या बोल रही हूँ? तो जो स्टेट पार्टीज हैं, जो बड़े स्टेट्स हैं जैसे कि एमपी है, राजस्थान है, यूपी है, इनमें जो स्टेट पार्टीज रूल करती हैं उनके पास भी मौका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सीट जब उनको मिल जाती है तो वो मेजर पार्टी के साथ में अलायंस बनाने लगते हैं कि आप हमें सीएम दे दो, हमें डिफेंस पोर्टफोलियो दे दो, हमें एक काम करो, अब हमको एचआर, हमको होम मिनिस्ट्री दे दो, जितना पैसा वैसा वाला है पब्लिक डिपार्टमेंट हमको दे दो। इससे करप्शन बढ़ जाता है और ट्रेडिंग होने लगती है, 25-25, 2-2, 300 करोड़ में सीट्स बिकने लगती हैं, तो करप्शन को भी और बढ़ावा मिलता है इन चीजों की वजह से। तो देर इज अ लॉट ऑफ मेसी एंड कंफ्यूजन। तो जब मल्टी पार्टी स्टेट होती है तो सारी पार्टी, इतनी सारी पार्टी हो गई है, जितनी पार्टी होंगी फॉलोअर्स के पास उतने ज्यादा ऑप्शन होते हैं, तो कुछ फॉलोअर ने इन्हें दे दिया, कुछ ने उन्हें दे दिया, और अल्टीमेटली क्लियर मेजोरिटी किसी को नहीं मिली, बंटवारा हो गया, सबको थोड़ा 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 मिल गया। उस केस में क्या होगा, पॉलिटिक्स बहुत जोर जबरदस्ती से चलती है, जिसने ज्यादा कन्विंस कर लिया, कभी इसके एमएलए पैसे लेके उधर चले गए, उसके इधर चले गए, तो ये सारी चीजें बहुत चलती थी, और इसीलिए एक मैसी स्टेट होता है, कुछ क्लैरिटी नहीं होती है विजन में, सरकार बचाने में ही इतना टाइम निकल जाता है कि काम करने का टाइम किसी को मिलता नहीं है, क्योंकि सबको अलायंस में सबको डर लगता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा घर अपना खुद का है तो तुम बिना डर के रह सकते हो, अभी वो घर 10 लोग की पार्टनरशिप में होगा तो क्या होगा, अरे इसका भी तो है, कल को अगर इसने अपना सपोर्ट वापस ले लिया तो मेरी सरकार गिर जाएगी। ये सब दिक्कतें भी चलती है, और इसी वजह से प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती थी। अब क्या है कि मल्टी पार्टी सिस्टम का ये तो प्रॉब्लम है, तो फायदा क्या है, फिर क्यों है? अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा चॉइसेस दे पाएगी पब्लिक को। करेक्ट। इसके साथ ये एक प्रॉब्लम है दैट ये स्टेबिलिटी में थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि सबको थोड़े थोड़े वोट मिल गए तो फिर तो ट्रेडिंग होगी, जिसको धमकियां भी लोग देंगे कि मेरे मुझे पोर्टफोलियो दो वरना मैं अपना समर्थन वापस ले लूंगा, सरकार गिरा दूंगा, तुम्हारी मेजोरिटी बचेगी ही नहीं, है ना। फॉर एग्जाम्पल 270 सीट के साथ एनडीए बना रही है पार्टी, एनडीए इसमें लार्जेस्ट पार्टी बनी, क्यों? क्योंकि 270 में से हो सकता है एनडीए को 150 यानी बीजेपी को 150 ही मिले, लेकिन सरकार बनाने के लिए 270 चाहिए, तो इन्होंने हाथ मिला लिया
समाजवादी पार्टी यानी मुलायम सिंह से भी मिला लिया और कांग्रेस से भी फॉर एग्जाम्पल मिला लिया, कभी होगा नहीं। अब क्या हुआ, समाजवादी पार्टी ने 70 सीट लिए बैठे, वो बोले अगर हमको होम मिनिस्ट्री नहीं मिली तो हम 70 एमएलए लेके वापस चले जाएंगे, अगर हम वापस चले जाएंगे तो तुम्हारे सूट 270 में से 200 ही बचे, तो सरकार ही गिर जाएगी, किसी और के पास हम चले जाएंगे। तो एक एक एमएलए की एक एक एमएलए एक एक एमपी की इतनी वैल्यू है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, मल्टी पार्टी सिस्टम में, तो ये सब चलता है। फिर भी ये अच्छा सिस्टम है, क्यों? बिकॉज क्या होता है कि ये वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट और ओपिनियन को ये अकोमोडेट कर लेता है। बिकॉज पार्टी बनाना अलाउड है, तो अगर आप कमजोरों की आवाज को नहीं दबा पाएंगे, है ना। तो वेलफेयर स्टेट का मेन पर्पस ये नहीं होता है कि एक मेजोरिटी व्यू की तरफ चले। हमारी कंट्री एक वेलफेयर स्टेट है, मतलब हम सबके वेलफेयर में, वसुधैव कुटुंबकम में, सर्वधर्म संभाव में, सब में यकीन रखते हैं। सो वी आर द पीपल जो लोगों के वेलफेयर में बिलीव रखते हैं। तो इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि मेजोरिटी की को भले ही थोड़ा नुकसान हो जाए, लेकिन माइनॉरिटी की वॉइसेस को कभी दबाया ना जाए। और यही रीजन है कि इतना इजीली पार्टी बनाना इंडिया में अलाउड है। तो क्या होता है, कास्ट के बेसिस पे बहुत सारी पार्टी बनी हुई है जो उस पर्टिकुलर कास्ट के इंटरेस्ट के लिए काम करती है। बहुत सारे रिलीजन बेस्ड पार्टी भी बनी हुई है जो उस सेक्शन के रिलीजन के इंटरेस्ट को भी देखती है वो पार्टी। और इसी तरह से ये बहुत सारे लोगों के ग्रुप के इंटरेस्ट को शो करता है। जाटों ने अलग पार्टी बना रखी है, पाटीदारों ने अलग अपनी पार्टी बना रखी है, पटेलों की अलग पार्टी है, मुस्लिम्स की भी पार्टी चल रही है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि लोग अपने धर्म और जाति के हिसाब से बंटवारा करने लग जाते हैं। फिर अगर उनके इंटेंशन सही हो कि नहीं हम तो दलितों का इंटरेस्ट लेकर के आ रहे हैं गवर्नमेंट के सामने, तो गवर्नमेंट को तो अच्छा लगेगा क्योंकि कोई ऐसी पार्टी है जो उनके प्रॉब्लम्स को भी सुनती है। बट जितने भी पॉलिटिकल पार्टी लोग हैं वो जानते हैं कि इंडिया में कास्ट की प्रॉब्लम है, तो लोग भड़काना शुरू कर देते हैं। तो जो चीज पॉजिटिव हो सकती थी कि मल्टी पार्टी सिस्टम एक अपॉर्चुनिटी है हर एक हर एक लेवल के इंसान को एक पार्टी देने का, सो दैट उसकी भी अपनी एक पार्टी हो सके जिसको वो फॉलो कर सके, और उनका भी कोई से रहे पॉलिटिक्स में, उनको दबा ना दिया जाए। क्योंकि अगर केवल दो मेजर पार्टी होंगी तो अगेन चाइना वाली सिचुएशन हो जाएगी, या बीइंग इन अ डाइवर्स कंट्री दो मेजर पार्टी होना भी अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि फिर इंसान को उन्हीं दो में चूज करना पड़ेगा। ऐसे में जो लोग माइनॉरिटीज है, नंबर में कम है, उनकी तो वॉइसेस कभी सामने ही नहीं आएंगी क्योंकि उनके लिए कोई लोकल पार्टी नहीं है। लेकिन लोकल पार्टी है तो फिर क्या हो रहा है, फिर वो लोग एक्सक्लूजन का तरीका निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर SC ST कैंडिडेट्स की पार्टी ने देख लिया कि ये हमारा वोट बैंक है, तो ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं कि ब्राह्मण तुम्हारे अगेंस्ट है, तुम्हें मरवा देंगे, इनका बस चलेगा तो ये तुम्हें 2000 साल गुलामी करवाई है, 2000 साल और करवाएंगे। मुस्लिम्स की पार्टी कहेगी ये चाहते हैं कि हम सब तो मर जाए, पाकिस्तान भेजना चाहते हैं, हमको टेररिस्ट कहते हैं ये लोग। तो ये भड़काने वाली चीजें करने लगते हैं जस्ट टू कीप द वोटर्स इंटैक्ट, कि ये जो वोटर्स है जो हमारे कास्ट के हैं कहीं और ना जाए। एंड बीइंग अ ह्यूमन और नेचुरल टेंडेंसी होती है इंसान अपने, जब कंट्री के बाहर जाता है तो अपने कंट्री वालों पे भरोसा करने लगता है क्योंकि उसको लगता है इंडियंस बेटर है बाकी लोगों से। सेम चीज जब इंसान घर के अंदर रहता है तो अपनी फैमिली पे भरोसा करता है पड़ोसियों से ज्यादा। जब शहर छोड़ के जाता है तो एक शहर वाले दोस्त बन जाते हैं, दूसरे शहर वालों के एंटी हो जाते हैं। फिर जो लोग एक स्टेट छोड़ के जाते हैं तो यूपी वाले साउथ में एक साथ रहते हैं, साउथ वाले लोगों से दूर रहते हैं। तो ये टेंडेंसी है कि अपने कास्ट पर हम चाहे ना चाहे अपने कास्ट अपने रिलीजन के ऊपर ज्यादा भरोसा करने लग जाते हैं कि ये लोग हमारा भला करेंगे। पॉलिटिक्स में ऑब्जेक्टिविटी की जरूरत होती है, तो यही प्रॉब्लम है और यही सोल्यूशन है। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है जिसकी वजह से मेसी हो जाता है, बहुत इनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और ये प्रॉब्लम है कि ये कास्ट और रिलीजन के बेसिस पर फिर डिवाइड हो जाती है, और प्रोग्रेशन को लोग देखते नहीं है, डेवलपमेंट को देखते ही नहीं, ना डेवलपमेंट की बात सुनना चाहते हैं। अगर एक पार्टी उनको पसंद है, वो उनकी कास्ट की है, तो लोग उसे वोट दे देते हैं। तो मल्टी पार्टी सिस्टम से ये नुकसान है। लेकिन फिर भी ये क्या सोच के इंट्रोड्यूस की गई होगी, तो ये सोच के इंट्रोड्यूस की गई कि जब हम आम आदमी को भी पार्टी बनाने का मौका देंगे तभी तो आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी बन पाएगी। आम आदमी को इंडिया में पार्टी बनाने का मौका दिया जाता है, यही रीजन है कि आम आदमी पार्टी आज एक इतनी बड़ी पार्टी है जो कैपिटल को रन कर रही है। तो सभी लोगों की इंटरेस्ट को एकोमोडेट करना हमारा ये एक विजन भी है, और ये हमारी वेलफेयर पॉलिसी भी है, और यही रीजन है कि हमने हर एक दर्जे के लोग को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने की सोची है। हमारी सोच अच्छी है, बट उसका रिजल्ट हम भोग रहे हैं क्या हो रहा है। सो विच ऑफ दिस इज बेटर? तो अब तुमने सारी चीजें देख ली, अब तुम लोग मुझे बताओ कि क्या लगता है तुम्हें, सारी चीजों को देख करके क्या लगता है क्या सिचुएशन बेटर रहती? मैम एज इन कौन सा पार्टी सिस्टम बेटर रहता है? यस।
मैम मेरे ख्याल से मल्टी पार्टी बेस्ट है, मतलब हाँ, मल्टी पार्टी। क्यों, मैम इतनी मैंने नेगेटिव बताई उसके बाद भी? मैम क्योंकि इवन दो मल्टी, ऑफ कोर्स हर चीज के अपने खुद के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, किसी चीज का एडवांटेज होगा तो डिसएडवांटेज भी होगा, बट अगर उसे वे आउट करें तो मल्टी पार्टी के प्रोज एज कंपेयर टू अदर पार्टी सिस्टम्स ज्यादा है। टू करेक्ट। पार्टी होगा, टू पार्टी होगा तो सबकी वॉइसेस दब जाएंगी, जैसे आपने कहा था। वन पार्टी तो फिर वो डेमोक्रेसी ही नहीं रही, तो मल्टी पार्टी बेस्ट है। करेक्ट, इवन आई अग्री टू दैट पॉइंट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो बाकी सिस्टम्स हैं उनमें तो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है जो सही नहीं हो सकते। ये वाला जो डिफेक्ट है ये मॉरल डिफेक्ट है। अगर सोसाइटी इवॉल्व हो जाती है, एजुकेटेड हो जाती है, सब लोग ऑब्जेक्टिवली सोचने लगते हैं, तो सोचो मल्टी पार्टी कितना सही काम करेगा। अभी तो लोग अपने दिमाग से कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर डिवाइड होके सोच रहे हैं, बट हमेशा थोड़ी ना ऐसा रहेगा। करेक्ट। पार्टी सिस्टम कोई एक कंट्री थोड़ी ना है, या फिर कोई कंट्री अपने हिसाब से चूज नहीं कर सकती है, ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? सोसाइटी इवॉल्व होती है विद टाइम, कंट्री इवॉल्व होती है। तो अगर हम अपनी कंट्री में लोगों का अवेयरनेस लेवल पॉलिटिक्स को लेकर के लोगों के अंदर ये सोच डाले कि आप कोई भी कास्ट को मत देखो, यू जस्ट लुक एट द चार्ट, स्टैट्स देखो और फिगर्स पे बात करो, मैथमेटिकल फिगर्स पे, कि कितना किलोमीटर रोड बनवाया, कितना इन्होंने एजुकेशन में काम किया, और उस बेसिस पर आप पार्टी को वोट दो, तो सबको रिप्रेजेंटेशन भी मिल जाएगा और एट द सेम टाइम सबको मौका भी मिलता रहेगा नई नई पार्टीज को आने का। सो मल्टी पार्टी सिस्टम इज वेरी फ्रूटफुल अगर लोग उस तरह से करें। और इसके एक तो ये एक फेवर में बात है कि क्यों मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया के लिए बेस्ट है, या फिर क्यों हम किसी एक पार्टी सिस्टम को चूज करना पड़े तो क्या सही है। तो फॉर अस द मल्टी पार्टी सिस्टम इज बेटर। उसका एक और रीजन भी है कि कोई पार्टी सिस्टम एक कोई ढांचा नहीं है जिसपे आपको फिट होना है कि ये बस 38, ये स्मॉल मीडियम लार्ज का साइज आता है, आप थोड़े ऊपर नीचे हो, एल में ही एडजस्ट हो जाओ। हमारी कंट्री यूनिक है और पॉलिटिकल सिस्टम हर एक कंट्री की कंडीशन के हिसाब से यूनिकली डिजाइन किया जाता है। तो जहां तक इंडिया की सिस्टम है, क्योंकि ये दाल चावल वाली ऐसी कोई चीज नहीं है जिसपे कॉम्प्रोमाइज हो सके, ये कंट्री के एग्जिस्टेंस की बात है, पीस की बात है। तो हमारी कंट्री ने अपनी कंडीशन सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए एक ऐसी सिस्टम को इवॉल्व किया है, मल्टी पार्टी सिस्टम को, जो हमारे लिए बेस्ट है। क्योंकि हम दुनिया में अकेली ऐसी कंट्री जहां पर इतने सारे लोग रहते हैं, तो हम दो पार्टी में चाह कर भी इतने सारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। कभी ना कभी किसी ना किसी की आवाज दब जाएगी, क्योंकि इतनी सारी एथिनिसिटी और इतनी वैरायटी के लोग यहाँ रहते हैं। तो फॉर अस इंडिया के लिए मल्टी पार्टी सिस्टम इज बेस्ट। हाँ, थोड़ा इवॉल्व अगर हो जाए तो बहुत ही बेटर रहेगा, क्योंकि अगर लोग और अवेयर रहेंगे तो चीजें और बेटर हो सकती है। सब लोग एग्री करते हैं? यस मैम। ठीक है। सो इसीलिए अब इसी के साथ वी विल सी कि क्या पॉपुलर पार्टिसिपेशन किस तरह से हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज में लोगों का। आपको ये क्वेश्चन मेरी तरफ से करके आना है कि विच पार्टी सिस्टम इज प्रेफरेबल एंड व्हाई। कर लोगे? यस मैम। यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ थोड़ा सा गूगल वूगल इधर उधर से करके, एक आधे वीडियो भी आप यूट्यूब पर देख सकते हो, और फिर उसके हिसाब से पॉइंट नोट करके जस्ट टेल मी इन नेक्स्ट क्लास कि क्या आपको मिला। आपको इंडिया के रेफरेंस में ही लिखना है, वर्ल्ड के रेफरेंस पे नहीं लिखना है कि विच पार्टी सिस्टम इज बेटर, बिकॉज द क्वेश्चन विल कम इन दिस रेफरेंस ओनली। ठीक है। ये क्वेश्चन घर से आपको करके लाना है कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम प्रेफरेबल है, और क्या हमें क्या सूट करता है, क्यों यूनिक है और क्यों जरूरत है मल्टी पार्टी की। तो पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज, it is often said that the political parties are facing a crisis because of very very unpopular। अब आते हैं प्रॉब्लम के ऊपर कि भाई तीनों पार्टी सिस्टम पढ़ लिए, तीनों में ये भी देख लिया कि मल्टी पार्टी ठीक है कंपैरेटिवली, लेकिन इसके भी ये भी तो नेगेटिवली इम्पैक्टेड ही है। लोग पार्टीज को, पॉलिटिक्स को इतना गंदा क्यों समझते हैं, लोग इतनी बुरी बातें करते हैं, और किसी भी नेता को सबको चोर कहते हैं, कहते ही नहीं कहते कि तो सब चोर है, पब्लिक का पैसा बर्बाद करे दे रहे हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक तरह की क्राइसिस में है, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी कोई भगवान का दिया गिफ्ट नहीं है, ये एक सोशल एग्जिस्टेंस है, खत्म भी किया जा सकता है सिस्टम। तो पॉलिटिकल पार्टीज एक क्राइसिस है,
क्राइसिस से गुजर रही है, बिकॉज दे आर बिकमिंग अनपॉपुलर डे बाय डे। सिटीजन जो है वो उनको पॉलिटिकल पार्टीज को लेके एकदम इंडिफरेंट हो चुके हैं। आप हो या कोई भी हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबको लग रहा है कि बस एक ही जैसे है। अवेलेबल एविडेंस ये दिखाते हैं कि बिलीफ इंडिया के लिए पार्टली ट्रू है, वर्ल्ड के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा है। लोग रैंडम किसी भी पार्टी को वोट कर रहे हैं। नोबडी थॉट कि डोनाल्ड ट्रम्प जीत सकता है, बट ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। दैट शोज के लोगों का कितना कम इंटरेस्ट है पॉलिटिकली एक्टिव चीजें करने का, मन के हिसाब से वोट दे दिया। एंड आफ्टर दैट जब ट्रम्प जीत गया तो इट इज सेड, बहुत जगह ये भी बोला गया कि सबसे स्टूपिड लोग रहते हैं अमेरिका में जो इस तरह के प्रेसिडेंट को जिताया, जिसको कोई आइडिया नहीं है पॉलिटिक्स का, उसको भी जिता दिया लोगों ने। तो इसका मतलब लोग इतना इजीली, इतना अच्छे से ना तो भरोसा करते हैं, उनको लगता है कि बस ये जो चल रहा है चल ही रहा है। इंडिया में सिचुएशन खराब है, बट इंडिया के लिए सिचुएशन तब भी ठीक है बिकॉज इंडिया में लोग एक्टिव तो ज्यादा है, ऑल्दो वो ट्रस्ट नहीं करते, बट हर दूसरा इंसान, इवन रिक्शा चलाने वाले लोग भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं। जो लोग पॉलिटिक्स नहीं भी पढ़ाते हैं वो भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं। जो पॉलिटिक्स नहीं पढ़ते हैं वो भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं। ये चाय के ऊपर डिबेट वाला टॉपिक हो गया, दैट एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट पॉलिटिक्स। तो इंडिया में इतनी अवेयरनेस है, ऑल्दो हमारा पार्टिसिपेशन कम है, बट एटलीस्ट हमारे पास ओपिनियन है। और इसीलिए इंडिया का वोटर कंपैरेटिवली ज्यादा इंटेलिजेंट है कि वो सोच कर वोटिंग करता है, थोड़ा कुछ कुछ पोर्शन, और बाकी लोग तो कास्ट के बेसिस पर कर रहे हैं। तो अगर हम उसे थोड़ा और इम्प्रूव करें तो हमारी सिचुएशन इम्प्रूव हो सकती है। दैट इज एन इनसाइट। अब देखते हैं क्या चल रहा है। तो पॉलिटिकल पार्टीज इतना एंजॉय नहीं करती ट्रस्ट लोगों का साउथ एशिया में, एविडेंट है, सबको ये बात पता है। Proportion of those who say their trust in political parties is not much or not at all is more than those who have saved some or great. यानी ना कहने वाले, if you'll take a survey, then you'll find a lot of people saying no, नहीं है trust. The same is true for more democracies, most other democracies as well. ये हालत almost सारी democracy की है. Political parties are the one of the least trusted institution all over the world. तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ही बहुत कम लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर एक्चुअली भरोसा करते हैं। तो यहाँ तक अब ये भी कह दिया जाता है कि इलेक्शन मैनिफेस्टो और काम से तो अब कोई फर्क पड़ता ही नहीं लोगों को, क्योंकि लोगों ने ये मान लिया है कि भरोसा किसी पे भी नहीं करना है। लोग अक्कड़ अक्कड़ बम्बे बोल करके पार्टी को वोट देते हैं कि इस बार इसको दे दिया, चलो अगली बार इसे दे देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा दुखद चीज भी है, so that people are losing that much trust that giving absolutely vote to any party that come in their mind, yet the मैम वो level of hmm, मैम वो एब्सोल्युटली किसी भी पार्टी को देने की जगह वो भी तो कर सकता है, नन ऑफ दी अबव वो पार्टीज नोटा तो वाला। अब वैलिड होने लगा ना बेटा कुछ टाइम से। उसके पहले तो लोगों के पास, जैसे बहुत जगह पर तो अभी भी नोटा नहीं है। इंडिया के रेफरेंस में तो हम तब भी देखते हैं कि एक्टिविटी भी ज्यादा ही है, लेकिन येट द इंडिया में तो पार्टिसिपेशन भी कंपैरेटिवली ज्यादा है। ये देखो दिख रहा है यहाँ पे, despite fluctuations, party identification has gone up in India. Those who feel close to any political party, देखो 2004 में ज्यादा था, इनफैक्ट 1990 के रेफरेंस तो 5 में भी ज्यादा था। अगर अभी भी सर्वे लेंगे तो निकलेगा। पार्टी मेंबरशिप इज हायर इन साउथ एशिया देन वेस्ट ऑफ द ग्लोब। साउथ एशिया में भी पार्टी का जो मेंबरशिप है वो ज्यादा है, लोग ज्यादा ज्वाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद yeah, over the last 3 decades, the proportion of those who report to be member of political parties in India has gone up steadily. तो इंडिया में जो लोग हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर है वो भी बढ़ रहे हैं। यानी अगर हम पूरे वर्ल्ड के एवरेज से अपने आप को कंपेयर करेंगे तो वी आर फेयरली थोड़ा सा ऊपर है। हम थोड़े एक्स्ट्रा इन्वॉल्व जोन में हम इन्वॉल्व होते हैं। हम ट्रस्ट भले ही नहीं करते बट एटलीस्ट हम इन्वॉल्व होते हैं, जो कि चांसेस गुड है। प्रपोर्शन ऑफ दोज हु फील they say close to the political party has also gone up in India. तो इंडिया में तो कुछ चीजें इम्प्रूवमेंट हैं क्योंकि लोग बात करते हैं इसके बारे में, और ये हमें हर कहीं दिखता है। So at the level of participation in the activities of political parties was fairly high. The proportion of those who said they were member of some political parties was higher in India than many other advanced countries like Canada, Japan, Spain और South Korea. So हम अगर इंडिया के political participation की बात करें तो लोग
एक्चुअली दे वांट टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, लोग इन्वॉल्व है इसमें, इज जस्ट दैट कि ये पॉलिटिक्स में लोगों को अभी अवेयरनेस नहीं है। तो यानी हमारा उतना बुरा हाल नहीं है जो एडवांस डेमोक्रेसीज का है, जहां पर लोगों को ट्रस्ट फैक्टर्स के इश्यूज है या लोगों को मतलब ही नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज से। हम वी आर एट अ पोजीशन जहां पर हमें अवेयरनेस की कमी है, हमारा पार्टिसिपेशन तो ज्यादा है बट हमें अवेयरनेस की कमी है कि हमें किस हिसाब से वोट देना है। इसीलिए मल्टी पार्टी सिस्टम जैसे अच्छे सिस्टम में होने के बाद में भी हमें उसका पूरी तरह से बेनिफिट नहीं मिला है आज तक, बिकॉज वी हैव बीन गिविंग वोट्स ऑन द लाइन ऑफ कास्ट and religion, just to save our identity, some kind of temple, some kind of mosque. I'm not anti to any temple, any religion, but politics has its own religion. There is no place for religion in politics. जरूरत ही नहीं है उसकी, religion को religion की जगह पर रखो, politics को politics की जगह पर रखो, ठीक है। बट सिंस पीपल आर बैड एट पॉलिटिक्स तो दे ट्राई टू मिक्स बोथ ऑफ देम। वो खुद ही इतने कमजोर है कि उन्हें नहीं पता कि पॉलिटिक्स में रिलीजन की जरूरत नहीं है। पॉलिटिक्स अपने आप में एक धर्म है, रिलीजन फेथ है, पर्सनल चॉइस है किसी की, लेकिन दोनों को मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। एब्सोल्युटली नो वाइज फिलोसफर हैज सेड इट except for गांधी जी। गांधी बिलीव्ड दैट लोगों का फेथ रिलीजन से आता है और रिलीजन से ही लोगों की जो चॉइसेस है वो मोटिवेट होती है। ही वॉज समवॉट राइट, और उसी का फायदा बहुत लोगों ने इंडिया में उठाया है, कंसीडरिंग कि हम इतने डीपली रिलीजियस हैं। हम नहीं, हम सब, नॉट वन पर्टिकुलर रिलीजन, एवरी रिलीजन इज सो डीपली रिलीजियस कि वो अंधविश्वास के लेवल तक भी जाते हैं और फिर वो उसके लिए कुछ भी कर जाते हैं। बट अगर एक रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाए तो पॉलिटिक्स में रिलीजन का कोई जरूरत ही नहीं है, बिकॉज पॉलिटिक्स एक अलग फील्ड है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह डिफेंस में, इंजीनियरिंग में रिलीजन का कोई जरूरत नहीं है, साइंस में रिलीजन का कोई जरूरत नहीं है, वो उसका एक अपना एक अलग स्ट्रीम है, अलग एक फॉर्मूलाज है, अलग एक थॉट प्रोसेस है, वैसे ही पॉलिटिक्स का है। तो पॉलिटिक्स अगर पॉलिटिक्स की तरह की जाएगी, केवल स्टैट्स पर जो काम किया गया उसके ऊपर अगर किया जाएगा, तो मल्टी पार्टी सिस्टम इज बेस्ट। बट इन इंडिया देयर इज अ ब्लर्ड लाइन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। तो इसीलिए समझ ही नहीं आ पाता है कि ये रिलीजियस वॉर चल रहा है कि पॉलिटिकल वॉर चल रहा है। पार्टीज कुछ भी करते हैं इलेक्शन में आने के लिए और फिर जाने के बाद में भी कुछ भी करते हैं, फिर 2-3 साल कुछ भी करके रिलीजन की बात करके वापस भी आ जाते हैं। सो दिस हैज टू स्टॉप। Obviously it will stop with time, it will stop when the awareness comes, and it will stop with future. हमारे पेरेंट्स उतने फॉरवर्ड लुकिंग नहीं है जितने हम हैं। आई एम टीचिंग यू, यू विल बी मोर फॉरवर्ड लुकिंग, एंड दिस वे द सोसाइटी विल प्रोग्रेस। बट व्हाट वी कैन डू देन, वी कैन स्पीड इट अप, वी कैन स्पीड अप द प्रोसेस सो दैट इजिली लोगों को हम उन्हें समझा सकते हैं। और यही सबसे बड़ी रेमेडी है कि व्हाट शुड बी डन। तो इंडिया में यही एक क्वेश्चन अभी आगे आपको मिलेगा। अभी तो एक ये बस टॉपिक है कि कौन सी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, सबके सिंबल विंबल याद रखने हैं, बट अल्टीमेटली देयर विल बी चैलेंजेस, वो मैं पहले पढ़ाना चाहूंगी। पहला चैलेंजेस है पार्टी का जो मैंने अभी अभी बताया है, दैट पार्टीज दे दे डू नॉट ड्रॉ लाइन where the religion, and there is so much religious war in the name of politics, which has to stop, because parties क्या करते हैं, when they lack matter, ये बिग बॉस के जैसे हो गए हैं। जब इनके पास में कोई एजेंडा नहीं होता है तो इनको एक एजेंडा निकालना होता है, तो देयर इज दिस ट्रम्प कार्ड जिसको ये कभी भी यूज कर सकते हैं। और इंडिया में ये ट्रम्प कार्ड इनफाइनाइट टाइम के लिए वैलिड है, बिकॉज इंडिया में ऐसी कंट्री है जिसमें एक रिलीजन है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी कंट्री में एक ही रिलीजन होता तो ये रिलीजियस वॉर हो भी नहीं सकता था, क्योंकि सारे एक ही रिलीजन के हैं, तब तो केवल बात डेवलपमेंट पर ही करनी पड़ती। बट हम सारे इतने डाइवर्स इथनिसिटी के हैं कि ये परमानेंट होता है और लोग भरोसा भी कर लेते हैं कि हाँ ऐसा है वैसा है। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, इट्स अ लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। ये सारी चीजें इतना कुछ पढ़ने वढ़ने वाली नहीं है, पहले चैलेंजेस सीधे पढ़ लो कि पहला चैलेंजेस है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। अगर ये चैप्टर आपने क्लास में समझ लिया तो अगर आप केवल बोल्ड पॉइंट्स भी पढ़ रहे हो तो राइटिंग के लिए दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बट स्टिल आई वुड एडवाइज यू टू गो थ्रू लाइन बाय लाइन, क्योंकि हो सकता है अगर ऑब्जेक्टिव में कुछ आए तो फिर छूट ना जाए, तो वो कर लो। इजी चैप्टर है। लिखने के पर्पज से अगर फाइनली जस्टिफाई एंड में हो जाता है कि नहीं अब तो बस सब्जेक्टिव ही होना, ऑब्जेक्टिव नहीं ही होगा, तो फिर आपको ये बोल्ड वोल्ड पढ़ के भी आपका काम चल जाएगा। ये चैप्टर बहुत इजी है। तो पहला चैलेंज है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। सबको ये बात पता है, बिकॉज कोई भी इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी है, किसी को नहीं पता कि वो पॉलिटिकल पार्टी
सबको पता है कि अगर मुझे आईआईटी जाना है तो मुझे कौन सा फॉर्म भरना है, या मुझे अगर डॉक्टर बनना है तो कौन सा फॉर्म भरना है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है तो हमें क्या करना है, वी नो। बट किसी को नहीं पता कि बीजेपी में अगर मुझे प्रेसिडेंट बनना है तो मैं क्या करूँ। क्यों? बिकॉज देयर इज नो प्रोसेस, कोई प्रोसेस ही नहीं है। कोई अगर कांग्रेस पार्टी में इस मंडल का प्रमुख कुछ मेन आदमी बनना चाहता है या लीडर बनना चाहता है तो देर इज नो प्रोसेस टू बिकम अ लीडर, क्योंकि पार्टी में कोई इंटरनल डेमोक्रेसी अवेलेबल ही नहीं है, कोई प्रोसेस ही नहीं है जिसके थ्रू वो अपने हायर लीडरशिप को अपॉइंट करते हो। अमित शाह नहीं बता सकते कि वो कैसे बने अध्यक्ष। अगर हो सकता है कि कभी डिबेट में वो अपनी जर्नी बताते हैं, कितने दुखी थे, इतने समय तक योग किया, तब किया, सब लोगों ने, सब नहीं किया होगा, ये एक पार्टी के लिए नहीं, हर पार्टी के लिए वैलिड है। दे लैक इंटरनल डेमोक्रेसी, जिसको इन अ वे वंशवाद और परिवारवाद लोग आजकल कह रहे हैं कि फैमिली, जैसे गांधी जी की, गांधी फैमिली के ऊपर भी सेम ही हम उन्हें एलिगेशंस लगाए एलिगेशन जाते हैं। लगाते हैं कि इनमें कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, सदियां बीत गई हैं और कांग्रेस का प्रेसिडेंट हमेशा ही गांधी परिवार से होता है। ये किस तरह की इंटरनल डेमोक्रेसी है, कौन सी डिग्री है ये जो जन्मजात लेकर आते हैं और बाकी लोग क्या इस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते। सो ये एक बड़ा, अब इंडिया इतना अवेयर हो गया है, ये सारे चैलेंजेस अब हम लाने लगे हैं। बुक में तो ये बहुत टाइम से छपा हुआ है, बट हमेशा ही हमारे कंट्री में लोगों के अंदर एक एक्सेप्टेंस है कि नहीं, गांधी जी के हैं तो यही बनेंगे, हमें तो क्या, हम लोग आम आदमी हैं। बट नाउ दिस चैलेंज इज रियली ट्रू कि पार्टी की इसके अंदर कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। कोई भी नहीं बताता है कि इस पर्टिकुलर इंसान को ये पोर्टफोलियो क्यों मिला, ये पोजीशन क्यों मिली, क्या ऐसी क्वालिफिकेशन थी उनके अंदर कि उनको ये दिया गया है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड ऑफ फ्यू लीडर्स। पार्टी होती है करोड़ों लोगों की, उसमें 2 4 6 लीडर्स होते हैं जो बहुत पावरफुल है और सारे गेम उन्हीं के हाथ में है, सारे डिसीजन उन्हीं के हाथ में है। कोई ना तो पार्टीज कभी कोई मेंबरशिप का रजिस्टर रखती हैं कि कितने लोग उनके मेंबर हैं, ना तो कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग कराती हैं, ना तो उनके। अजीब बात ये है कि इंडिया में गद्दी पर बैठने के लिए यानी सरकार बनाने के लिए इलेक्शन होता है, लेकिन जो लोग सरकार में आ रहे हैं उनकी खुद की पार्टी में कोई इलेक्शन नहीं होता है टॉप तक जाने के लिए। आप बात समझ रहे हो? सरकार बनाने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि आपको इलेक्शन लड़के पार्लियामेंट पहुंचना होगा, लेकिन आप इलेक्शन लड़ोगे इस बात का हक देने का कोई प्रोसेस ही नहीं है, वो केवल पार्टी की टॉप लीडरशिप तय कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ये तो वही बात हो गई कि हर एक इंसान को आजादी है कि आप एमबीए का एग्जाम दे दो, लेकिन बैचलर की डिग्री किसको मिलेगी ये कुछ अमीर लोग डिसाइड करेंगे। समझ रहे हो आप बात मेरी? यानी टिकट किसको मिलेगा, सिंपल है, इलेक्शन लड़ने का टिकट किसको मिलेगा। इलेक्शन लड़के जाना, पार्टी बनाना, ये तो फेयर डील है कि भाई आप इलेक्शन लड़ो, पहुंच जाओ, लेकिन लड़ूं कैसे? इलेक्शन लड़ने का जो टिकट है वो टिकट हमारे हाथ में ही नहीं है, क्योंकि वो टिकट पार्टी के टॉप लीडर्स अपने लोगों को देते हैं। समझ रहे हो आप क्या बोल रही हूँ? कि अरे हाँ ना बोलो। यस मैम। यस मैम। तो 545 लोगों का जो सीट है उस सीट पर फेयर इलेक्शन होता है, लेकिन उस सीट पर लड़ेगा कौन, इसका कोई फेयर प्रोसेस नहीं है। तो इसका प्रोसेस भी तो फेयर होना चाहिए कि किस बेसिस पर टिकट बांटे जाएंगे। तो फेयर कैंडिडेट जब इलेक्शन में लड़ेंगे तो फेयर लोग ही जाएंगे। आपने टिकट दे दिया अपने परिवार के सारे लोगों को, और फिर ये तो बिल्कुल चाइना वाली बात हो गई कि आई एम गिविंग यू अ चॉइस बट द ओनली चॉइस इज मेरे घर में बना हुआ खाना। वैसे ही वी आर गिविंग यू फेयर इलेक्शन, बट इलेक्शन लड़ेगा कौन, दैट वी विल डिसाइड। तो ये वही चीजें होती है, देयर इज अ लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी कि जब इलेक्शंस होते हैं टिकट किस बेसिस पे होते हैं, पार्टी के अंदर क्या होता है, इतनी इनसाइडर इंफॉर्मेशन कैसे जाती है, क्यों टिकट बेचने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग होती है। जो टिकट, जब इंडिया जैसी कंट्री में पार्टी बनाना फ्री है तो एमएलए एमपी का टिकट 20-20 करोड़ में क्यों बिक रहा है? क्योंकि इलेक्शन लड़ना फ्री है, इंडिया में कोई चार्ज नहीं लेती इलेक्शन कमीशन इलेक्शन लड़ने के लिए या पार्टी बनाने के लिए। तो 20 करोड़ रुपए किस बात के इलेक्शन लड़ने के लिए? समझ रहे हो आप बात मेरी? जब है ही नहीं कोई चार्ज, आप एक ईमानदार इंसान हो, यू कैन फाइट इलेक्शन, अगर लोग आपको वोट देते यू कैन फॉर्म अ पार्टी। देन व्हाई देयर इज एन ओपन ट्रेडिंग ऑफ 20 30 40 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ की ट्रेडिंग चल रही है जस्ट टू गेट वन टिकट, कि वन डे आई विल बिकम मिनिस्टर और गवर्नमेंट का जितना पैसा होगा आई हैव टू, आई विल गेट द चांस टू ईट दैट मनी।
तो इसलिए टिकट 20-20 करोड़ के बिक रहे। अब जो इंसान 20 करोड़ का टिकट लेगा, अगर इंसान को फ्री टिकट लड़ने दोगे, प्रॉब्लम की शुरुआत भी यहीं से है। अगर कोई इंसान को फ्री एजुकेशन दोगे तो उसके ऊपर एजुकेशन लोन ही नहीं होगा, तो वो करप्शन करके कभी उस लोन को चुकाने की सोचेगा भी नहीं। इसी तरह अगर किसी इंसान को फेयर चांस दोगे इलेक्शन लड़ने का, उसको टिकट 200-300 करोड़ में नहीं खरीदनी पड़ेगी, तो वो कभी करप्शन करके ये 200 करोड़ वापस नहीं करना पड़ेगा। करेक्ट? तो लोग क्या करते हैं, 20, 30, 40 करोड़ में टिकट खरीदते हैं। फिर यही लोग जिन्होंने इतना पैसा देके टिकट खरीदी है, अगर ये बन जाते हैं तो फिर ये उससे भी ज्यादा पैसा कमाने की सोचते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जब अगली बार ये गद्दी पे नहीं रहेंगे तो ये पैसा इन्हें चाहिए होगा फिर से एक टिकट खरीदने के लिए। समझ रहे हो? Yes, ma'am. So that is the internal problem with the internal political parties में ही प्रॉब्लम है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज इंटरनली डेमोक्रेटिक हो जाए तो सारा करप्शन अपने आप ही बंद हो सकता है, बट वो ये चीज ना समझते हैं, ना कोई उनके ऊपर समझाता है, और ना ही ये टॉपिक कभी किसी न्यूज चैनल में दिखाया जाता है। बिकॉज सारे के सारे न्यूज चैनल किस चीज पर फोकस करते हैं, रिलीजन पे फोकस करते हैं, फालतू बातों पे फोकस करते हैं, कभी इन चीजों पर फोकस नहीं करते कि इलेक्शन का टाइम आ रहा है तो फंडिंग कहाँ से आ रही है, ये बताओ, पैसे कहाँ से आए, किसने दिए, ये सब बातों पे हमें बात करने की जरूरत है। दे डू नॉट हैव मीन्स फॉर कनेक्शन टू नीड इन्फ्लुएंस टू देयर डिसीजन। पॉलिटिकल पार्टीज में आपको कुछ नहीं चाहिए, यू हैव मनी ऑफ एवरीथिंग। एज अ रिजल्ट ऑफ लीडर अज्यूम ग्रेटर पावर। पॉलिटिकल पार्टीज में जो लीडर होते हैं उनके पास बहुत पावर होती है, उनके पास में ये डिसीजन भी होता है कि पार्टी का नाम क्या होगा, पार्टी में कौन कौन से लोग टिकट पे लड़ेंगे, किसको कहाँ की सीट से लड़ना है, सब कुछ इंटरनल चल रहा है, कुछ नहीं बताते हैं किसी को। Excuse me, ma'am. Ma'am, I have to leave. या वी आर ऑल लिविंग। अगला चैलेंज है डायनेस्टिक सक्सेशन का, जो कि अगेन हम जानते हैं कांग्रेस के बारे में, हमने इस एग्जाम्पल में भी पढ़ा हुआ है डायनेस्टी पॉलिटिक्स। इसे और फिर बची हुई चीजों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्लास में आई थिंक दिस चैप्टर विल बी ओवर। ठीक है, तो अभी के लिए अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्या क्या होना चाहिए। एक क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, इतना कर लेना है। ठीक है, नोट कर लो कहीं पर। 1, 4, 5, 6, 2 हम अभी कर रहे हैं बट पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, स्ट्रेंथन टू रिफॉर्म ये भी हमें अभी करना है। तो 1, 4, 5, 6 आपको ये करके लाना है, 7 और बाकी आप बाद में कर पाओगे। ठीक है, ओके। ओके। सो अभी मैं अटेंडेंस ले रही